हाय एवरीवन, वेलकम टू डी फिजिक्स प्लेटफॉर्म। सो महाराष्ट्र सेट का जो ऑफिशियल आंसर की है वो उनके वेबसाइट पे आ चुका है। आई होप आप सभी लोगों ने अपने मार्क्स कैलकुलेट करे होंगे और उसके बाद इमीडिएट क्वेश्चंस आपके दिमाग में आता है कि क्या कोई क्वेश्चंस है जो हम चैलेंज कर सकते हैं। तो उसी के रिगार्डिंग हम लोग आज ये वीडियो लेके आए हैं। तो इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि आप चैलेंज कर सकते हो। सो आई थिंक अराउंड 9 क्वेश्चंस है दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस वन बाय वन एंड उसका सोल्यूशन देख के आप अपने पेपर पे लिख के उस क्वेश्चन को चैलेंज कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी अभी आपको इसके अलावा भी कुछ और क्वेश्चंस में डाउट है तो आप हमें वो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर कोड डाल के पूछ सकते हो, उसका हम आपको रिप्लाई ज़रूर करेंगे। बाकी ऑलरेडी इस पेपर का डिटेल्ड डिस्कशन हो चुका है। यूट्यूब का डिस्क्रिप्शन में भी लिंक हम डाल देंगे और ऐसा थंबनेल है डिटेल्ड कंप्लीट पेपर डिस्कशन जो ऑलरेडी हमने 7 अप्रैल को इसका करा हुआ है। तो डिटेल सोल्यूशन अगर आपको चाहिए कोई भी क्वेश्चंस के तो ऑलरेडी ये वीडियो यूट्यूब के ऊपर है, तो आप चेक कर सकते हैं। सो आई थिंक वी शुड स्टार्ट दी क्वेश्चन डिस्कशन। ठीक है। सो मैम आप स्टार्ट करें पहले EMT। ठीक है। सो टोटल आई थिंक 8 या 9 क्वेश्चन है। 8, हाँ टोटल 9। QM से एक था, MMP से एक है, CM से एक है। सर आपके कितने? मिला के 4 है। सेम SSP एंड न्यूक्लियर का मिला के 4 टोटल। 4। मैम के 2। ओके एंड EMT के 2 क्वेश्चंस है। एटॉमिक में तो कोई नहीं है। तो देखिए पेपर 2 मतलब फिजिकल साइंस के लिए डिस्कशन है। देखिए इस हिसाब से आप क्वेश्चन को चैलेंज कर सकते हैं। ठीक है मैम, स्टार्ट। ओके या यस ओके। सो लेट्स स्टार्ट फॉर EMT पार्ट। 2 ही क्वेश्चंस हैं और देखते हैं कि क्या क्वेश्चंस थे। यस ये है पहला क्वेश्चन, दैट इज द लॉरेंस गेज एंड लॉरेंस कंडीशन इज गिवन बाय। तो एक्चुअली इस क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज नथिंग बट लॉरेंस गेज कंडीशन हमने क्लास में पढ़ा हुआ है, दैट डेल बार डॉट ए बार प्लस वन अपॉन सी स्क्वायर डेल फाई बाई डेल टी, दिस इज द राइट आंसर इक्वल टू 0। लेकिन इन्होंने जो आंसर की में दिया है आंसर दैट इज ऑप्शन बी, लेकिन इसमें सी स्क्वायर टाइप नहीं हुआ है। तो एक्चुअली ये क्वेश्चन में ही मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है क्वेश्चन में। तो इसके मार्क्स सबको मिलेंगे, ठीक है। फिर भी आप इसको चैलेंज करो, लेकिन ऐसा नहीं कि जिन्होंने अटेम्प्ट किया है उसको ही मिलेगा, सभी को इसके मार्क्स मिलने वाले। सो डोंट वरी अबाउट दिस, क्योंकि यहाँ पे 1/c² होना चाहिए था, इन्होंने टाइपिंग मिस्टेक हुई है, यहाँ पे 1/c हुआ है। तो आई थिंक इसका मार्क्स सबको मिलेंगे। ओके एक और जो क्वेश्चन था इसमें कुछ दे रखा है कि द रेशियो ऑफ स्किन डेप्थ, ठीक है, वहाँ पे इट इज़ S, द रेशियो ऑफ स्किन डेप्थ ऑफ कॉपर और यहाँ पे 2 वेवलेंथ दे रखी है, उसको हम बोलते हैं λ1 एंड λ2। सो 2 वेवलेंथ आर गिवन, λ1 एंड λ2। पहली वेवलेंथ है 6328 एंगस्ट्रॉम और दूसरी वेवलेंथ है 1.06 माइक्रोमीटर। और पूछा है कि रेशियो ऑफ दी स्किन डेप्थ। तो स्किन डेप्थ का फॉर्मूला सभी को पता है, स्किन डेप्थ इज इक्वल टू √2 अपॉन you have this mu sigma omega, right, where omega is a frequency of your electromagnetic wave। तो अगर अपन लैम्डा के साथ इसको कनेक्ट करें तो वी नो कि व्हाट इज दिस ओमेगा कैन बी रिटन एज अ 2 पाई न्यू एंड फ्रीक्वेंसी न्यू कैन बी रिटन एज c बाई लैम्डा। तो इसी फॉर्मूला को ऐसे लिखा जा सकता है। तो स्किन डेप्थ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √of लैम्डा, राइट। तो वी कैन राइट स्किन डेप्थ Δ1 by Δ2 is equal to √of λ1 by λ2, that's it। और λ1 एंड λ2 दे रखे हैं, तो ये वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट करी, दैट इज λ1 इज 6328 और अगर मैं इसको एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करूँ तो इट विल बी 10600। सो जस्ट टेक √of दिस, तो आंसर आता है इसका 0.777। कितना आता है इसका आंसर? 0.77 ऐसा कुछ आंसर आ रहा है। तो एक्चुअल आंसर तो है नहीं ऑप्शंस में, फिर भी मैंने ये आंसर दिया था ताकि क्लोजेस्ट ऑप्शन वो चूज करें, ठीक है, क्योंकि इसको क्लोज थोड़ा यही लग रहा है। बट उन्होंने आंसर दिया है ऑप्शन ए, ठीक है। तो एक्चुअल आंसर तो यही होना चाहिए 0.77। फिर भी समटाइम्स होता है ना कि वो क्लोज ऑप्शन चूज करने बोलते, तो अगर आंसर की में ये भी दिया होता तो भी चलो कुछ
मान लेते हैं हम लोग कि क्लोजेस्ट आंसर दिया है, बट जबकि उन्होंने आंसर 0.59 दिया है, तो आप इस क्वेश्चन को भी चैलेंज कर सकते हो, ठीक है। दैट वाज द 2 क्वेश्चंस फ्रॉम EMT। नेक्स्ट पार्ट सर डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये आपका MMP से क्वेश्चन था, है ना। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है कि फाइंड द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। फाइंड आउट करने के लिए तो नहीं बोला, बट इसके लिए इटरेटिव फार्मूला, जो इटरेटिव फार्मूला क्या लगेगा ये आपको पूछा गया था, बराबर। तो देखिए यहाँ पे आपको मैं इसको मान के चलता कि ये आपके पास f ऑफ x है, f ऑफ x के आपके पास x² माइनस 20। तो ये जो आपको यहाँ पे गिवन है f ऑफ x इज x² माइनस 20। एंड क्या बोला गया यहाँ पे, न्यूटन रैप्सन मेथड। कौन सा मेथड है, न्यूटन रैप्सन मेथड। तो न्यूटन रैप्सन मेथड में और अब आपको ये पता है फॉर्मूला क्या होता है, xn प्लस 1 इज इक्वल होता है xn माइनस f ऑफ xn डिवाइडेड बाय f प्राइम ऑफ xn। तो ये आपके पास फॉर्मूला होता है। तो अब आप यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे n की जगह पे क्या दिया उन्होंने, k। तो मैं यहाँ पे क्या लूँगा, k लूँगा। तो मैं यहाँ पे अगर k लूँ तो ये फॉर्मूला आपके पास क्या बनेगा, देखिए कि दिस इज xk प्लस 1 बनेगा, इज इक्वल होगा आपके पास xk माइनस f ऑफ xk डिवाइडेड बाय f प्राइम ऑफ xk। अब यहाँ पे आपके पास f ऑफ x है, तो ये f प्राइम ऑफ x अगर मैं कर दूँ तो ये कितना हो जाएगा 2x। जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो यहाँ पे, तो k प्लस 1 इज इक्वल टू करेंगे तो यहाँ पे होगा xk माइनस f ऑफ xk इज नथिंग बट दी xk का होगा स्क्वायर, माइनस यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 20 डिवाइडेड बाय में होगा f प्राइम दैट इज ट्वाइस xk। तो इफ यू सिंप्लीफाई दिस तो ये होगा xk प्लस 1 इज इक्वल टू होगा, सो दिस 2xk का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस xk का स्क्वायर, माइनस माइनस होगा प्लस 20 एंड डिवाइडेड बाय क्या होगा आपका 2xk। तो ये जो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई कर दूँ तो ये होगा xk का स्क्वायर, बिकॉज 2 माइनस दिस प्लस हो जाएगा आपके पास 20 डिवाइडेड बाय हो जाएगा ट्वाइस xk। ठीक है, ये जो ये आपके पास होगा। अगर मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे होगा k प्लस 1 इज इक्वल टू क्या बनेगा, देखो इसको सेपरेट डिवाइड अगर मैं कर दूँ तो क्या होगा ये आपका xk डिवाइडेड बाई 2, बिकॉज xk x से कैंसिल होगा एंड यहाँ पे हो जाएगा आपका 10 डिवाइडेड बाय xk। तो ये जो ये आपके पास इटरेटिव फार्मूला हो गया टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ दिस। तो इसका स्क्वायर रूट अगर आपको निकालना है तो ये फार्मूला आपको यूज करना पड़ेगा। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो अब यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि सर वाई विच, मतलब इसके पॉसिबिलिटीज देखते हैं कि यहाँ पे जैसे f ऑफ x मैंने क्या लिया है, f ऑफ x मैंने लिया है दैट इज x² माइनस 20। बट अगर हो सकता है कि इसका स्क्वायर रूट चाहिए मतलब इक्वल टू 0 कर दे। अगर उनको ऐसे लगा भी होगा, लेट्स से उनको ऐसे वो बोले कि नहीं आपने ये गलत लिया है, आपको ऐसा लेना चाहिए था, जैसे कि f ऑफ x इज इक्वल टू 20 माइनस x², क्योंकि इज इक्वल टू 0 करेंगे तो बात सेम ही रहेगा। बट अगर दोनों से किया तो भी आंसर ये आता है, मतलब आप f ऑफ x को ये कंसिडर करो, यहाँ पे f ऑफ x को ये कंसिडर करो, तो यही आंसर आता है। और जब हमने ओरिजिनल डिस्कस किया था तभी मैं बोला था कि यहाँ पे एक माइनस साइन जो है, यहाँ पे माइनस साइन इन्होंने एक्स्ट्रा दिया है ना, वो माइनस साइन होना नहीं चाहिए और ऐसा कोई ऑप्शन यहाँ पे नहीं है। उन्होंने आंसर किए में आपके पास ऑप्शन जो है ऑप्शन ए दिया है, बट यहाँ पे देखिए कि इस डिस्कशन से और इस फॉर्मूला से आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे माइनस साइन होना ही नहीं चाहिए। सो दिस आंसर जो आंसर आपका माइनस होगा ही नहीं, तो ये ऑप्शन आपका सही नहीं होगा, ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं है और ये भी सही नहीं है। तो इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पे दोनों के दोनों पॉजिटिव आते हैं, चाहे आप इस फॉर्मूला को यूज़ करो नहीं तो इस फॉर्मूला को यूज़ करो, है ना। मतलब हो सकता है, मैंने चेक किया कि अब आप भी चेक कर सकते हो, इससे क्या तो ये आता है, इससे क्या तो भी यही आता है ना। अगर हो सकता है कि इससे अगर मैच हो जाता तो चलो ठीक है कि उनको लग रहा था कि आप ये फंक्शन लो, बट हो नहीं रहा, तो ये ऑप्शन ए भी सही नहीं है, इसका एक भी ऑप्शन सही नहीं है, बिकॉज ऑफ दोनों पॉजिटिव होना चाहिए। तो इसको आप डेफिनेटली चैलेंज कर सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका जो था, आई होप यू अंडरस्टूड दिस। नेक्स्ट जो क्वेश्चन जो है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो ये तो एकदम बड़ा वाला क्वेश्चन था कि आपको डीजेनरेसी पूछी थी आपको, एंड इसका डीजेनरेसी जब आप फाइंड आउट करोगे इट्स वेरी टफ टास्क, नॉट टफ टास्क, बस
आपका इसका एनर्जी लेना पड़ेगा, तो ये आप जब एनर्जी लोगे तो ये होगा आपका nx स्क्वेयर प्लस हो जाएगा 4ny स्क्वेयर प्लस यहाँ पर हो जाएगा कितना, ये 2l, दैट इज ये होगा आपका nz स्क्वेयर डिवाइडेड बाय होगा 4 एंड इनटू हो जाएगा ये पाई स्क्वेयर h क्रॉस स्क्वेयर अपॉन 2m, ये हो जाएगा ml स्क्वेयर, ये भी बाहर निकाला। अब यहाँ पे देखिए इन्होंने ग्राउंड स्टेट जो दिया है, ठीक है, तो इसका ग्राउंड स्टेट आपके पास जो बनेगा वो कैसे बनेगा। लेट्स से मैं इसका ग्राउंड स्टेट अगर कैलकुलेट करने का ट्राई करूँ तो पुट ऑल द वैल्यूज इज 1, तो मैं सारे के सारे वैल्यू अगर 1 पुट कर दूँ तो ये कितना होगा, सो ये होगा 1 प्लस 4 प्लस हो जाएगा 1/4, है ना, एंड इसको लेट्स से ये होगा आपका पाई स्क्वेयर h क्रॉस स्क्वेयर अपॉन 2ml स्क्वेयर। तो इफ यू कैलकुलेट दिस तो ये होगा 5 एंड दिस इज नथिंग बट दी आपका, बट यहाँ पे ग्राउंड स्टेट पूछा ही नहीं है तो इसको क्यों कर रहा हूँ मैं। सो बट ये जो ये अब यहाँ पे आपको पूछा है कि थर्ड एक्साइटेड स्टेट एंड फोर्थ एक्साइटेड स्टेट, तो थर्ड एक्साइटेड स्टेट जो है, थर्ड एक्साइटेड स्टेट आपको जो मिलेगा वो यही मिलेगा। इसके कॉम्बिनेशन जो है, कॉम्बिनेशन अगर मैं बताऊँ तो इसके कॉम्बिनेशंस जो था, एक मिनट, ठीक है, ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में एक्चुअली जो इसमें पहला गलती ये है कि इसमें ये जो है ये एच क्रॉस होना चाहिए, जो एच क्रॉस उन्होंने आपके पास जो है वो दिया नहीं है। तो इसका जो थर्ड एक्साइटेड स्टेट का जो एनर्जी आता है वो आपका आता है वो थर्ड एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी कब आएगा, 4 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 4 प्लस ये होगा 1/4, मतलब ये करस्पॉन्डिंग किसके लिए आएगा, देखो nx का वैल्यू जब आप 2 लोगे, ny का वैल्यू आप 1 लोगे एंड nz का वैल्यू आप 1 लोगे तो ये थर्ड एक्साइटेड स्टेट आएगा, मतलब ये होगा आपका दिस। तो इफ यू सिंप्लीफाई दिस तो ये क्या होगा 16 प्लस 1/4, तो ये कितना होगा आपका, है ना। सो दिस इज द, ये जो ये आपके पास आएगा और इसको आप कैलकुलेट करो तो ये आता है आपका 8.25, ठीक है, कितना आता है 8.25। अब यहाँ पे ये 8.25 जो आएगा, है ना, सो इफ यू, जैसे मैं इसको कैलकुलेट ही करता तो कितना आएगा, ये 16 8 थर्ड एक्साइटेड स्टेट ना 8.25, सो 8.25 आ रहा है, मतलब ये कितना आएगा आपका 49/4, बराबर ना, हाँ 49/4 एंड इनटू क्या होगा आपका E0 होगा, यही होगा ना। तो अब यहाँ पे इसको अगर आप करें तो, और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो दो ऑप्शन दिए, मतलब इसका अगर हम ये भी चेक करें लेट से ए एंड बी, ये तो होगा नहीं, बट यहाँ पे जो आंसर आपका मैच होगा तो ये मैच, सो उन्होंने ऑप्शन दिया आपका बी, तो बी आपको दिया है फोर्थ एक्साइटेड स्टेट, कितना दिया है फोर्थ एक्साइटेड स्टेट, और फोर्थ एक्साइटेड स्टेट की अगर मैं बात करूँ तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखो फोर्थ एक्साइटेड स्टेट मतलब इसका जो एनर्जी कितना आना चाहिए, इसका एनर्जी आना चाहिए 35/8। अब यहाँ पे उन्होंने क्या दिया है देखिए यहाँ पे, सो अगर आप ऑप्शंस में देखें तो पाई स्क्वेयर दिया है, दे हैव गिवन द पाई स्क्वेयर, बट एंड यहाँ पे दिया है h, तो h दिया है पाई स्क्वेयर देते तो पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि आप यहाँ पे h को अगर आप कन्वर्ट करोगे, है ना, सो यहाँ पे अगर आप h को कन्वर्ट तो क्या होगा आपका पाई स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2ml स्क्वेयर एंड h होता है आपका h अपन 2 पाई, तो h क्रॉस अपन 4 पाई स्क्वेयर, तो यहाँ पे पाई स्क्वेयर जो पाई स्क्वेयर रहेगा ही नहीं, तो इसका इसमें जो आपको उन्होंने उनको जो देना चाहिए था वो क्या देना चाहिए था, h क्रॉस देना चाहिए था, जो h क्रॉस आपको दिया नहीं है, तो ये पहला मिस्टेक तो है ही। बट थर्ड एक्साइटेड स्टेट के लिए अगर मैं बात करूं, लेट से चलो मैं इसको मान के चलता कि ये h क्रॉस भी है, वैसे ये h क्रॉस होना चाहिए, ये क्वेश्चन उधर ही गलत हो गया कि ये h क्रॉस उन्होंने दिया नहीं है, बिकॉज h क्रॉस और h दोनों सेम नहीं है, तो बट फिर भी हमने मान के चला कि नहीं चलो ठीक है, इनको h क्रॉस जो है आप h को h क्रॉस मान के चले, ऐसे अगर उन्होंने बोला होगा, है ना, तो भी अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो ये क्या होगा आपका पाई स्क्वेयर, अगर लेट से मैं इसको लेता h क्रॉस स्क्वेयर अपन लिया मैंने लेट से ml स्क्वेयर, है ना, तो यहाँ से देखिए कि क्या हो जाएगा, अगर मैं ये जो ये इसके साथ कैंसिल कर दूँ एंड ये जो ये इसके साथ कैंसिल कर दूँ मैं, ठीक है, तो ये जो ये क्या होगा इसके साथ कैंसिल होगा, तो यहाँ पे देखिए कि nx स्क्वेयर प्लस 4ny स्क्वेयर प्लस nz स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 4, अरे हाँ कि नहीं, तो इसका आंसर कितना आना चाहिए 35/4 आना चाहिए अकॉर्डिंग टू आंसर, ये आना चाहिए। और ऐसे कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं है कि जिसका nx ny nz का आंसर कितना है 35/4, ऐसे पॉसिबल कॉम्बिनेशन ही नहीं है,
मतलब आप कोई भी कॉम्बिनेशन लो, बट प्रोवाइडेड दैट एन एक्स एन वाई एन जेड की वैल्यू आपकी इंटीजर ही होना चाहिए एंड जीरो नहीं होना चाहिए। 1 से लेके इन्फिनिटी तक कुछ भी ले सकते हैं, बट ये जो है ये आपका जो है आपका ये पॉसिबल होता ही नहीं है। ऐसे आप एन एक्स एन वाई एन जेड के वैल्यू ले ही नहीं सकते कि जिसका आंसर 35/4 हो। तो ये आंसर, ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन गलती है, वो गलत इसी तभी हो गया जब आप उन्होंने एच क्रॉस दिया नहीं है। बट यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, जो भी है हमें नहीं पता, बट यहाँ पे एच क्रॉस जो एच क्रॉस होना चाहिए और एच क्रॉस होगा तो भी इसका आंसर जो है ये ऑप्शन बी जो दिया है वो इससे मैच होता नहीं है। एन एक्स एन वाई एन जेड के ऐसे वैल्यू मिलते ही नहीं है कि जहाँ पे आपको आंसर ये मिलेगा। ठीक है, तो ये जो आंसर ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन भी चैलेंज कर सकते हैं बिकॉज एच क्रॉस एंड एच में बहुत फर्क होता है एंड यहाँ पे पाई स्क्वायर भी दिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सीएम का है। अब ये जो क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में आपके पास ऑप्शंस दिए थे, दिस इज C/4 जो भी था, C/2, ऑप्शन सी था 2C, ऑप्शन डी था 4C, समथिंग लाइक दैट। अब ये जो क्वेश्चन क्वेश्चन को अगर मैं देखूँ तो पहले क्वेश्चन को थोड़ा सा समझते ये एंड देन देखते कि एक्चुअली में क्या चाहिए था। तो दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपको दिए, मतलब ये आपके पास एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। लेट्स से मैं इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को बोलता है एस फ्रेम, एंड यहाँ पे एक दूसरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस उन्होंने आपको दिया था, और लेट्स से दिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज एस प्राइम। एंड ये जो है क्या बोला है कि टू फ्रेम एस एंड एस प्राइम आर रिलेटिव इन मोशन, एंड एस प्राइम का जो वेलोसिटी दिया था उन्होंने, सो दिस वेलोसिटी ऑफ दिस फ्रेम इज गिवन दैट C/2, and see the speed in the frame S frame two events occur at x1 x2। ठीक है, तो दो इवेंट जो है तो मैं इसको उल्टा ले लेता, इसको लेता मैं S फ्रेम, इसको लेता S प्राइम फ्रेम, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या बोला है कि दो इवेंट हुए किसमें, S फ्रेम में, और वो इवेंट कहाँ पे हुए आपको दिख रहा है। तो दो इवेंट, पहला इवेंट यहाँ पे हुआ है क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोऑर्डिनेट अलग अलग है। तो ये आपके पास है x1 x2 x1 t1, एंड यहाँ पे आपके पास है x2 एंड दिस इज अ t2, ये दिया है इन द फ्रेम S प्राइम, मतलब S प्राइम फ्रेम, मतलब इससे अगर आप और ये S प्राइम फ्रेम का वैल्यू दिया C/2 से मूव हो रहा है। इसका अगर आपने देखा कि इसकी और क्या दिया, इन द फ्रेम ऑफ S प्राइम दिस टू इवेंट्स साइमल्टेनियस, मतलब इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे जो भी है वो जो ये चीज़ देख रहा है वो बोल रहा है कि ये साइमल्टेनियसली मतलब एक ही टाइम पे हो रहा है, इसका मतलब इनका dt प्राइम कितना होगा, 0 होगा। एंड देन उन्होंने पूछा है कि फाइंड आउट करो dx, सो आपको क्या फाइंड आउट करना है, x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1। तो मैं इसका ऐसे बोल सकता है दिस इज नथिंग बट dx/dt। अब ये dx/dt किसके कोऑर्डिनेट, ये किसके रिस्पेक्ट में, यही ना, बिकॉज एस प्राइम फ्रेम में तो ये हो रहा है, तो ये कोऑर्डिनेट विथ रिस्पेक्ट एस फ्रेम है, ये भी एस फ्रेम है, ये भी एस फ्रेम है, एस फ्रेम है, तो dx/dt आपको निकालना था। दैट मीन्स, और ये dx/dt मतलब क्या है, दिस इज नथिंग बट द वेलोसिटी, ये क्या है, वेलोसिटी ना। तो अब यहाँ पे देखिए कि वेलोसिटी जो है, और उन्होंने आंसर दिया है, मतलब यही तो पूछा है, तो वेलोसिटी जो है किसी भी रिलेटिव वेलोसिटी लो, नहीं तो कौन सी भी वेलोसिटी लो, सो इसका आंसर c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, दे हैव आल्सो गिवन हियर। तो यहाँ पे c जो ये बोला है कि c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, एंड यहाँ पे उन्होंने आंसर में जो 2c दिया और 4c दिया है ना, तो नथिंग, कोई भी वेलोसिटी ऑफ लाइट से ज़्यादा हो ही नहीं सकता, चाहे वो रिलेटिव वेलोसिटी हो इंडिविजुअल वेलोसिटी हो। तो ये रिलेटिविटी का जो पोस्टुलेट है वही वायलेट करेगा, एंड उन्होंने ऑप्शन सी दिया है। सो डोंट नो कि व्हाई दे हैव गिवन ऑप्शन सी, बट उसको मैथमेटिकल कैलकुलेट करे तो 2c आता है। जैसे कि यहाँ पे आपके पास होता है कि दिस t प्राइम, कि इसके रिस्पेक्ट में अगर मैं बात करूँ, सो दिस t प्राइम इज इक्वल टू होगा आपका, दिस इज गामा इंटू t माइनस vx डिवाइडेड बाई c स्क्वायर, है ना। सो ये जो आपके पास होता है, तो अगर मैं इसका dt प्राइम कर दूँ तो dt प्राइम क्या होगा, गामा इंटू dt माइनस v dx डिवाइडेड बाई c स्क्वायर, ये होगा। बट वहाँ पे क्या दिया कि dt इज इक्वल टू 0 दिया है आपको, तो dt इज इक्वल टू 0 दिया है तो ये 0 हो जाएगा, dt प्राइम 0 दिया है तो ये 0 होगा, गामा इधर गया तो भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास क्या बचा, dt इज इक्वल टू v dx डिवाइडेड बाई c स्क्वायर, एंड देन अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो आपका dx बाई dt इज इक्वल हो जाएगा आपका c स्क्वायर डिवाइडेड बाई v, एंड ये होगा c स्क्वायर डिवाइडेड, c दिया था c/2, तो विच इज इक्वल हो जाएगा 2c। तो यहाँ पे इसका आंसर मैथमेटिकली जो 2c आ रहा है, बट फिजिकली जो अगर हम देखें तो इसका आंसर 2c तो होना ही नहीं चाहिए, जो भी आंसर आना, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है, और जो भी किसी का भी वेलोसिटी वो c से ज़्यादा हो ही नहीं सकता, चाहे वो रिलेटिव क्यों ना हो, है ना। जैसे रिलेटिव वेलोसिटी आपने देखा, एक फोटॉन इधर जा रहा है, एक फोटॉन इधर जा रहा है,
तो हमने वैसे कि अगर उसको बोला तो उसका वैल्यू 2c आना चाहिए, बट आप वो 2c तभी रहेगा जब वो मतलब वो 2c जैसे कि हम ट्रेन के बारे में बात करते हैं ना, तो वेलोसिटी ऐड करते हैं c प्लस सी, बट यहाँ पे 2c होगा नहीं, बिकॉज दिस लाइट का जो स्पीड है वो सेम रहता है। वो आप ट्रेन को जब ऐड करते हैं तो वो नॉन रिलेटिविस्टिक केस, दैट इज फॉर द नॉन रिलेटिविस्टिक केस। अब ये जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को अगर हम ऐसे मान के चले कि ये नॉन रिलेटिविस्टिक है, तब हम बोल सकते हैं कि इसका आंसर 2c होगा, प्रोवाइडेड दैट c इज नॉट वेलोसिटी ऑफ लाइट, c इज एनी अदर वैल्यू ऑफ वेलोसिटी, है ना। तो मतलब ये जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को अगर आप नॉन रिलेटिविस्टिक मान के चलोगे, नॉन रिलेटिविस्टिक, प्रोवाइडेड दैट c इज नॉट द वेलोसिटी ऑफ लाइट, बट दे हैव स्ट्रिक्टली मेंशन हियर, उन्होंने मेंशन भी किया है कि c जो है c वेलोसिटी ऑफ लाइट होगा। तो फिर यहाँ से थोड़ा जो गड़बड़ है गड़बड़ होगा, क्योंकि देखते ही पता चलेगा कि ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी होगा ही नहीं, बिकॉज वेलोसिटी ऑफ लाइट से कुछ ज़्यादा होता ही नहीं है। बट मैथमेटिकली जो मैथमेटिकली आ रहा है, सो कुछ ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी आप चैलेंज कर सकते हैं, ठीक है। चलो आगे क्वेश्चन जो वो ले आंसर आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो टोटल आपके पास 4 क्वेश्चन में थोड़ा दिक्कत था, जिसमें से 3 क्वेश्चन आपका एसएसपी का है एंड 1 क्वेश्चन आपके पास स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का है, ठीक है। तो पहले हम एसएसपी का देख लेते हैं, सॉलिड स्टेट फिजिक्स का। ये जो क्वेश्चन आपके पास गिवन दिया है, देखो ये नथिंग बट आपके पास डीवाई थियरी से क्वेश्चन है, डीवाई थियरी ऑफ लैटिस स्पेसिफिक हीट, ठीक है। जो आप लोग को पता है कि सीवी लैटिस स्पेसिफिक हीट आपके पास कोई मेटल के अंदर ये आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन रहता है, एंड आपके पास बी टी क्यूब, ये जो चीज़ करते हो आप, ये नथिंग बट आपके पास लैटिस कंट्रीब्यूशन रहता है। इसका डिटेल सॉल्यूशन मैंने बहुत अच्छे से करके रखा है, वहाँ पर इस क्वेश्चन को आप चैलेंज कर रहे हो तो डिटेल चीज़ आप लिख के भी भेज सकते हो, है ना। सॉल्यूशन के तौर पे आपको भेजना भी है, तो आप वहाँ पर से अच्छे से देख लेना। यहाँ पर बस मैं कीवर्ड्स बता देता हूँ। एंड सीवी की वैल्यू आपको देखो टेम्परेचर टी क्यूब के टर्म में गिवन दे भी दिया है, डीवाई टी क्यूब लॉ जिसको बोलते हो आप, एट लोअर वैल्यू ऑफ टेम्परेचर आपके पास लैटिस स्पेसिफिक हीट टी क्यूब से क्या करता है, वेरी करता है। तो ये दोनों चीज़ आप आपस में इक्वल करोगे, यहाँ से जो वैल्यू आपके पास आएगा, सीवी की वैल्यू जो आपके पास आएगा 36 आर टी क्यूब एंड आपके पास 15 थीटा डी क्यूब एंड पाई टू द पावर 4, ये वैल्यू आपके पास आता है। कैसे आता है मैंने यूट्यूब के ऊपर डिटेल सॉल्यूशन इसका करवा के रखा है, आप लोग जाना है इसको अच्छे से देख लेना, ठीक है। टोटल एकदम स्टार्टिंग से मैंने बता के रखा है कि कैसे ये चीज़ आता है, ठीक है। तो ऐसे देखो दो साइड में जो टी क्यूब एंड टी क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड जो थीटा डी है नथिंग बट ये चीज़ आपको कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है, जो कि आप क्या करते हो, डी बाई टेम्परेचर बोला जाता है जिसको, है ना, डी बाई टेम्परेचर जिसको बोला जाता है। तो डी बाई टेम्परेचर की वैल्यू ऐसा अगर आप कैलकुलेट करोगे तो थीटा डी की जो वैल्यू होगा न्यूमेरिकल आप क्या पुट कर सकते हो, 36 तो यहाँ पर रहेगा ही, आर इज़ नथिंग बट यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट, वहाँ पर आप लिख देना 8 × 8.314 एंड पाई टू द पावर 4 यहाँ पर प्रेजेंट है आपके पास, एंड डिवाइडेड में आपके पास क्या आ जाएगा, 15 ऑलरेडी प्रेजेंट है, एंड मल्टीप्लाई में आपके पास 4.6 × 10⁻²। इस टोटल न्यूमेरिकल टर्म की 1/3। ए वाला वैल्यू कैलकुलेट अगर आप करोगे तो इसकी वैल्यू नथिंग बट आपके पास कितना आता है, 34.83 केल्विन के आसपास आता है। एंड ये क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त भी मैंने यूट्यूब के ऊपर बताया था आपको कि यहाँ पर शायद पॉइंट का कोई गड़बड़ी हुआ है, दैट्स वाई ऑप्शन बी या तो सी में, ऑप्शन बी में देखो, ऑप्शन बी में यहाँ पर 348 केल्विन गिवन दिया था, यानी कि एक पॉइंट अगर इधर चले जाता तो ये नथिंग बट आपके पास एप्रोप्रिएट आंसर बन जाता है। एंड क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त भी मैंने बोला था कि शायद पॉइंट की कोई गड़बड़ी की वजह से ये आपके पास आंसर आ रहा है। तो इस क्वेश्चन को आप चैलेंज कर सकते हो, बारीकी से एक बार आप कैलकुलेट करके भी देखना, मैंने दोबारा से चेक किया तो ये आंसर आपके पास आता है। तो शायद यहाँ पर ये पॉइंट इस साइड पर होता एंड ये आपके सही आंसर होता, तो इस क्वेश्चन को आप चैलेंज कर सकते हो। यहाँ पर देखो मैं निकल के भी रखा है कि आंसर आपके पास ये आता है ना, 34.83 केल्विन। तो इसकी डिटेल सॉल्यूशन आप एक बार देख लेना, समझ लेना कि कैसे इसको आपको लिख के भेजना है, क्योंकि सॉल्यूशन लिख के आपको भेजना भी है, तो अच्छे से आप समझ के उसको प्रॉपर वे से लिख के कैलकुलेशन भेजना, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आपके पास था सॉलिड स्टेट फिजिक्स का। नेक्स्ट देखते हैं, हाँ ये वाला क्वेश्चन आपका 1D डायटोमिक वाइब्रेशन की ऑप्टिकल फोटोन वाला कंसिडरेशन है।
जहाँ पर आपके पास जो डिस्पर्शन रिलेशन आता है ऑप्टिकल फोनोन के केस में, वो नथिंग बट आपके पास ऐसे लिखते हो आप, बीच में आपके पास प्लस रहता है, अंडर रूट के अंदर आपके पास 1/m1 प्लस m2 टोटल चीज़ का स्क्वायर माइनस में 4 साइन स्क्वायर k/2 डिवाइडेड में आपके पास m1 m2। ओके, ये आपके पास रिलेशन आता है। एंड यहाँ से अगर आप स्पेक्ट्रम को देखोगे तो ऑप्टिकल फोनोन के केस में ओमेगा प्लस से हम डिनोट करते हैं इसको। ओमेगा प्लस की जो रेंज वैरी करते हैं आपके पास 2c/m1, इस रेंज से लेके आपके पास अंडर रूट 2c 1/m1 प्लस 1/m2, यानी कि जो स्पेक्ट्रम को आप थोड़ा बहुत मैं अगर ड्रॉ भी कर दो आपको फर्स्ट बिजली जोन के ऊपर, एक के वैल्यू है, ये आपके पास ओमेगा वैल्यू है, ऐसे फर्स्ट बिजली जोन के ऊपर अगर मैं ड्रॉ कर दूँ जिसकी बाउंड्री -π/a से लेके आपके पास +π/a तक जाता है। यहाँ पर 1D डायटोमिक केस के रिगार्डिंग आपके पास कैसे वैरी करते हैं चीज़ें, आपके पास ऐसे होते हैं एक्रोस्टिक फोनोन के रिगार्डिंग, एंड आपके पास ऑप्टिकल फोनोन के रिगार्डिंग ऐसे होता है, जहाँ पर ए वाला वैल्यू नथिंग बट आपके पास अंडर रूट 2c/m1 है, एंड ए जो पीक वाला वैल्यू है जो कि बिजली जोन के एग्जैक्टली सेंटर में है ना, ए वैल्यू आपके पास हमेशा कांस्टेंट वैल्यू देता है जो कि होता है 2c × 1/m1 प्लस 1/m2। तो ये दोनों चीज़ के रिगार्डिंग अगर आपको एक्सट्रीमम वैल्यू पूछ रहे हैं तो नथिंग बट ये सबसे हाईएस्ट लिमिट है, एक्सट्रीमम लिमिट है फ्रीक्वेंसी का। यहाँ पर m1 m2 तो बोल दिया था, बट ये जो c है आपके पास स्प्रिंग कांस्टेंट, ये टोटल 1D डायटोमिक केस के रिगार्डिंग यहाँ पर एक आपके पास मास स्मॉलर m है, यहाँ पर आपके पास एक कैपिटल M है। इफेक्टिव स्प्रिंग मास सिस्टम की तरह इसको आप कंसिडर कर सकते हो। यहाँ पर जो सिस्टम आपको गिवन दिया मास कैपिटल M एंड स्मॉल m, m1 m2 बोल के जो मास है, ये आपके पास एक हेवी मास होगा, एक स्मॉलर मास होगा। ये दो मास की वैल्यू तो गिवन दे दिया, बट ये जो इसको आप इफेक्टिवली स्प्रिंग मास सिस्टम की तरफ कंसिडर कर रहे हो, यहाँ पर जो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है c, जिसको आप हुक्स लॉ से क्या करते हो -cx करके बताते हो। तो ये जो c की वैल्यू है ना, इसके बारे में कोई आइडिया आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं था, दैट्स इसको इनसफिशिएंट डाटा के अंदर डाला जा सकता है ना, जैसे आप कैलकुलेशन कंप्लीट नहीं कर पाओगे। यहाँ पर अगर c की वैल्यू गिवन देता तो आप आराम से ये चीज़ कैलकुलेट कर लेते, ठीक है। तो एक इनसफिशिएंट डेटा की रिगार्डिंग था, इस क्वेश्चन को भी आप चैलेंज कर सकते हो, जहाँ पर इस c की वैल्यू स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू अगर गिवन देता तो आप इस क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर लेते। एक्सट्रीमम वैल्यू पूछा है तो मैक्सिमम वैल्यू फ्रीक्वेंसी का आप देख ही पा रहे हो कि ऑप्टिकल फोन के रिगार्डिंग मैक्सिमम वैल्यू एक्सट्रीमम फ्रीक्वेंसी पूछा है, तो यहाँ पर जाता है ये आपके पास मिनिमम फ्रीक्वेंसी डोमेन है। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी यानी कि इस पर्टिकुलर इक्वेशन के अंदर आपको पुट करना था, m1 m2 गिवन था, बट c के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं था। दैट्स व्हाई इस क्वेश्चन को हमने इनसफिशिएंट डेटा के अंदर डाल दिया। ये क्वेश्चन आप चैलेंज कर सकते हो, ठीक है। ओके, ये आपके पास हॉल इफेक्ट का क्वेश्चन है। यहाँ पर भी आपके पास जो हॉल वोल्टेज होता है VH को आप कैसे लिखते हो, RH मैग्नेटिक फील्ड BI डिवाइडेड में आपके पास थिकनेस T। अभी आपके जो बोला है फॉस्फोरस यानी कि N टाइप बना दिया गया, N टाइप बना दिया गया है, मतलब कि यहाँ पर वोल्टेज नेगेटिव में आएगा, ये तो फिक्स है, क्योंकि RE का वैल्यू क्या होता है आपके पास, RE की वैल्यू होता है 1/NE, 1/NE इसका वैल्यू हो जाता है, जहाँ पर N इज नथिंग बट द कैरियर डेंसिटी एंड E इज नथिंग बट द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, एंड नीचे आपके पास क्या प्रेजेंट रहेगा, थिकनेस। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मेंशन था 0.2 एंड करंट की वैल्यू उन्होंने गिवन नहीं दिया था। नीचे आपके पास n की वैल्यू कितना बोले 10⁻23। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज को हम कैसे लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज को हम ऐसे लिख सकते हैं, एंड साथ ही में आपके पास थिकनेस जो बोला गया आपके पास 200 माइक्रोमीटर है। तो 200 माइक्रोमीटर मतलब इसको हम इतने मीटर में कर सकते है ना। तो अब देखो ऑर्डर आपके पास ए वाला ऑर्डर -23 हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ऊपर आपके पास फैक्टर क्या बचेगा, दिस इंटू आई डिवाइडेड में आपके पास 2 × 1.602। अभी देखो क्वेश्चन के अंदर इस करंट कितना करंट सैंपल के अंदर से जा रहे, एक करंट पास्ड थ्रू, इतना ही बोले बस, एक करंट पास थ्रू, बट ये जो करंट है करंट की न्यूमेरिकल वैल्यू को मेंशन नहीं किया। एंड न्यूमेरिकल वैल्यू अगर आपको पता नहीं है तो आप इस क्वेश्चन को आगे कैलकुलेट नहीं कर सकते। एंड यूट्यूब के ऊपर जो सॉल्यूशन मैंने दिया है वहाँ पर और भी ऑल्टरनेट पॉसिबिलिटीज़ मैंने डिस्कस करके रखा है कि इस क्वेश्चन को और भी तरीके से सोचा जा सकता था क्या, बट हर दिशा से आप क्या करते हो, लिमिटेड रह जाते हो, डेटा आपके इनसफिशिएंट है, दैट्स वाई, है ना। तो यहाँ पर अगर आपने आई को अगर 1 मिली एम्पियर कंसिडर करके क्वेश्चन को सॉल्व किया, आई को अगर 1 मिली एम्पियर आपने कंसिडर कर लिया, तो आपका क्वेश्चन की रिजल्ट जो आता है 2 × 1.602, ये चीज़ अगर आप करोगे तो इसमें वैल्यू आपके पास -62.5 माइक्रोवोल्ट,
इसके आसपास आपको वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है, जो कि आपके पास ऑप्शन बी में प्रेजेंट भी था, ठीक है, ऑप्शन बी नहीं, इसमें यहाँ पर पिको वोल्ट दे दिया, इसको माइक्रो वोल्ट होना चाहिए था, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपके पास भी देखो पिको वोल्ट बोल दिया, पिको वोल्ट में तो नहीं आएगा, माइक्रो वोल्ट में आएगा, बट वहाँ पर अपना क्या कंसिडर करना पड़ेगा आपको, आई की वैल्यू खुद से 1 मिली एम्पियर कंसिडर करना पड़ेगा, तब जाके आपके पास न्यूमेरिकल ऑर्डर एटलीस्ट सही होगा आपके पास, ठीक है। तो इनसफिशिएंट डेटा के रिगार्डिंग इस क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर पाओगे ऐसे, ठीक है। तो ये भी एक क्वेश्चन था आपके पास जिसको आप चैलेंज कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर डेटा आपके पास सफिशिएंट गिवन नहीं है। एंड ए आपके पास एक स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का क्वेश्चन है, तो 3 क्वेश्चन एसएसपी का था, मैंने डिस्कस कर दिया। ये आपके पास स्टैट मेक का क्वेश्चन है, ये थोड़ा अच्छा वाला क्वेश्चन, इसको देखो। यहाँ पर क्या बोला है, नोइंग द फ्रैक्शनल पॉपुलेशन ऑफ 2 लेवल सिस्टम इन ए थर्मल इक्विलिब्रियम एट टेम्परेचर टी इन ए मैग्नेटिक फील्ड। देखो मैग्नेटिक फील्ड में कोई अगर मैग्नेटिक मोमेंट वाला सिस्टम यानी कि कोई मैग्नेटिक सैंपल आपने कंसिडर किया, उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आप कंसिडर कर रहे हो, तब जाके आपके पास एनर्जी जो होता है नथिंग बट एनर्जी क्या होता है माइनस म्यू इनटू बी, है ना। ये म्यू आपके पास नथिंग बट क्या होता है, म्यू आपके पास जो मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट होता है बाहर से मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने की वजह से जो मैग्नेटिक मोमेंट आपके पास क्रिएट होता है वो वाला वैल्यू। तो इसका 2 ही वैल्यू पॉसिबल होगा, या तो ए चीज़ नहीं तो ए चीज़, ठीक है, ये 2 ही वैल्यू पॉसिबल होगा, ठीक है। तो आपको एक पता है कि बोल्ट्जमैन फैक्टर जिसको बोला जाता है कि नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ एनी स्टैटिस्टिकल स्टेट, कोई भी आपके पास स्टैटिस्टिकल स्टेट आपके पास गिवन है जहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल आपको एज्यूम करना है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल हमेशा क्या होता है, एन आई मैंने नंबर अगर डिक्टेट कर दिया इसको तो प्रोपोर्शनल होता है ई टू द पावर बीटा ई आई के साथ। इस पर्टिकुलर फंक्शन को बोला जाता है बोल्ट्जमैन फैक्टर, ठीक है। ये प्रोबेबिलिटी भी सेम इसी ऑर्डर में आपके पास वैरी करता है। तो इसको अगर प्रोपोर्शनलिटी साइन को अगर आप कैंसिल कर दोगे तो यहाँ पर जी आई इज नथिंग बट डिजेनरेसी ऑफ दिस पर्टिकुलर एनर्जी स्टेट, एंड यहाँ पर बीटा की जगह पर बीटा यहाँ पर एज इट इज प्रेजेंट रहेगा, ई आई की 2 वैल्यू आपको पुट करना है, वो वैल्यू हम पुट करेंगे बाद में। अभी जितने भी स्टेट है यहाँ पर 2 लेवल सिस्टम आपको बोला है, तो 2 लेवल सिस्टम अगर है, दोनों ही अगर नॉन डिजेनरेट है, मतलब इसमें फर्दर ऐसे डिजेनरेसी अगर प्रेजेंट नहीं होगा, तो G1 एंड G2 को आप क्या लिख सकते हो, 1 लिख सकते हो। तो ऐसे अगर आप सिस्टम को लिखना है कि N1 की वैल्यू को आप क्या लिख पाओगे, G1 की वैल्यू आपने 1 पुट कर दिया, ई टू द पावर माइनस बीटा, एंड पहले हम एक्सपोनेंशियल की ई टू द पावर की टर्म में हम इस वाले एनर्जी को कंसिडर कर लेते हैं, तो नथिंग बट आपके पास कितना आ जाएगा, ई टू द पावर बीटा म्यू बी, एंड आप N2 अगर देखोगे N2 की वैल्यू आपके पास क्या आएगा माइनस बीटा म्यू बी। अभी क्वेश्चन के अंदर उन लोगों ने ऑप्शन ए को सही बताया, ठीक है। तो ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग अगर हम लोग चले, जहाँ पर बोल रहे हैं कि ये जो म्यू की वैल्यू डिपेंड करेगा वो डिफरेंस बिटवीन द पॉपुलेशन ऑफ 2 स्टेट्स, यानी कि N1 एंड N2 इज नथिंग बट व्हाट, इस पर्टिकुलर स्टेट को अगर हम E1 स्टेट बोल दे एंड इसको अगर E2 स्टेट बोल दे, तो यहाँ पर N1 पार्टिकल आपके पास प्रेजेंट होगा, यहाँ पर N2 प्रेजेंट होगा, दिस इज नथिंग बट कोरस्पॉन्डिंग पॉपुलेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर एनर्जी स्टेट्स। तो N1 एंड N2 के डिफरेंस के साथ वैरी करेगा ऐसे बोल रहे, ठीक है। तो डिफरेंस अगर हम ले ले तो N1 माइनस N2 अगर हम करें तो यहाँ से क्या आएगा, देखो ऐसा आपके पास आएगा बीटा दिस माइनस में आपके पास दिस, तो इस चीज़ को आप क्या लिख सकते हो, 2 इंटू साइन हाइपरबोलिक बीटा म्यू भी लिख सकते हो आप इस चीज़ को, ठीक है। नाउ आपको पूछा क्या है, म्यू की वैल्यू पूछा है, मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू पूछ रहा है, मैग्नेटिक मोमेंट कैसे प्रोपोर्शनल होगा ये चीज़ आपको पूछ रहे हैं, ठीक है। तो मैग्नेटिक मोमेंट सिर्फ निकालना है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं फर्दर, N1 माइनस N2, साइन के अंदर से आपको सिर्फ और सिर्फ ए वाला वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पर आपको अप्रॉक्सीमेशन लगाना पड़ेगा, कैसे कि साइन को सीरीज में हम तोड़ लेते हैं, तो साइन हाइपरबोलिक को अगर हम तोड़ लेंगे तो आपके पास दिस प्लस में आपके पास बीटा म्यू बी डिवाइडेड में आपके पास 3 एंड टोटल टर्म का क्यूब हो जाएगा, एंड प्लस ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। बट देखो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अगर आपको म्यू चाहिए था तो इस पर्टिकुलर टर्म को आपको क्या करना पड़ेगा, नेग्लेक्ट करना पड़ेगा। नेग्लेक्ट कब होगा, जब अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड आपके पास बहुत ही मिनिमल हो। अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड अगर मिनिमल ये चीज़ क्वेश्चन के अंदर मेंशन करता कि जो मैग्नेटिक फील्ड बाहर से आपने अप्लाई किया, ये जो मैग्नेटिक फील्ड बाहर से आपने अप्लाई किया अगर मिनिमल है, तो ए वाला टर्म आपके पास क्यूब में प्रेजेंट है, मतलब कि ऑलरेडी अगर छोटा होगा तो उसका क्यूब लोगे तो और छोटा बन जाएगा, तब जाके आप फर्दर टर्म को क्या कर सकते हो, नेग्लेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ से सिर्फ कौन सा पोर्शन बचेगा आपके पास, N1 माइनस N2 इज नथिंग बट इक्वल टू क्या होगा, 2 इंटू बीटा म्यू बी, फर्स्ट टर्म ही बचेगा आपके पास, साइन के एक्सपोनेंशियल को अगर हम साइन की सीरीज एक्सपेंशन को अगर हम करें तो यहाँ से अगर आपके पास आ गया तो म्यू की वैल्यू आपको निकालने के लिए बोल रहे हैं, तो म्यू की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगा, N1 माइनस N2 डिवाइडेड में आपके पास 2 बीटा इंटू मैग्नेटिक फील्ड।
तो क्वेश्चन 1 की आंसर जो उन्होंने लोगों ने ऑफिशियल आंसर की के अंदर दिया है कि द डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन ऑफ द टू स्टेट, मतलब दोनों स्टेट की जो आपके पास पॉपुलेशन है उसके डिफरेंस में रिजल्ट तभी आएगा जब अगर आपको क्वेश्चन के अंदर ये चीज़ मेंशन होता कि अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड इज वेरी स्मॉल इन मैग्नीट्यूड, तब जाके आप अप्रोक्सीमेशन कर पाते हैं, तभी जाके आपके पास से रिजल्ट निकल के आता। बट क्वेश्चन के अंदर ऐसे सच कुछ मेंशन किया नहीं, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड की रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं दिया। दैट्स ऑप्शन डी आपके पास अप्रोप्रिएट कैसे हो सकता है? देखो यहाँ पर आपके पास बोला है कि नोइंग द फ्रैक्शनल पॉपुलेशन। अभी फ्रैक्शनल पॉपुलेशन की मतलब क्या होता है? फ्रैक्शनल पॉपुलेशन मतलब यहाँ पर n1 है, यहाँ पर n2 है, मतलब क्या n1 अपन n2 अगर आप करोगे तो दिस इज नथिंग बट योर फ्रैक्शनल पॉपुलेशन, है ना, दिस इज नथिंग बट योर फ्रैक्शनल पॉपुलेशन। तो फ्रैक्शनल पॉपुलेशन को हम अगर कंसिडर करके चले तो नेक्स्ट स्लाइड में मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पर एक स्लाइड ऐड कर लेता मैं, तो ये चीज़ क्यों अप्रोप्रिएट है मैं डिस्कस कर देता आपको। क्वेश्चन का जो आंसर गिवन था वो सही होता अगर आपको ये मेंशन करता कि मैग्नेटिक फील्ड जो आपने अप्लाई किया बाहर से, इसकी मैग्नीट्यूड आपके पास स्मॉल है, ये चीज़ अप्लाई कर देता, मेंटेन कर देता क्वेश्चन के अंदर, तो आपके पास ये सही हो जाता कि हाँ n1 माइनस n2 के डिफरेंस के साथ ये वैरी करेगा। बट ऐसा कुछ वैल्यू यहाँ पर बोला नहीं है, ठीक है, ओके। नाउ अगर हम n1 अपन m2 कर दे तो यहाँ से आपके पास क्या था पहले, बीटा माइनस म्यू बी, एंड नीचे आपके था माइनस बीटा म्यू बी। तो यहाँ से आपके पास सिनेरियो कैसा हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल बीटा म्यू बी, नीचे आपके पास एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा म्यू बी, ऊपर जाएगा तो आपके पास एक्सपोनेंशियल 2 बीटा म्यू बी आपके पास रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों साइड अगर मैं लॉग, नेचुरल लॉग अगर मैं कंसिडर कर लूँ तो नथिंग बट यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, दिस। तो यहाँ से भी आपको अगर म्यू निकालना हो, जो आपको निकालने के लिए बोला जा रहा है, तो नथिंग बट आपके पास क्या होगा, ln n1 n2, जो कि आपके पास फ्रैक्शनल चेंज के रिगार्डिंग है, एंड नीचे आपके पास एज इट इज़ जो लास्ट टर्म में भी आपके पास डिनोमीटर आया था, यहाँ पर भी सेम डिनोमीटर आपके पास आया। देखो लास्ट टर्म में भी आपके पास सेम डिनोमीटर था, बट लास्ट टाइम आपके पास n1 माइनस n2 था, बट इस बार आपके पास फ्रैक्शनल है, यानी कि रेशियो में प्रेजेंट हो भी ln की टर्म में, तो ये भी आपके पास कोई न्यूमेरिकल नंबर ही देगा। तो क्वेश्चन के मैग्नीट्यूड के बारे में, मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड के बारे में कुछ आइडिया नहीं दिया था, दैट्स वाई इस क्वेश्चन के ऑप्शन डी को मैं अप्रोप्रिएट आंसर टिक किया था, ठीक है। तो ऑफिशियल आंसर की मैं आपको ऑप्शन ए सही आंसर बता के रखा है, बट ये चीज़ तभी पॉसिबल होगा जब आप ये चीज़ करने के लिए एलिजिबल होंगे, यानी कि अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड आपको स्मॉल मैग्नीट्यूड होगा ये बोलना चाहिए था, तब जाके साइन की जब आप सीरीज एक्सपेंशन करोगे तो हायर ऑर्डर टर्म को आप नेग्लेक्ट कर सकते हो। दैट्स वाई फर्स्ट टर्म आपके पास एग्जिस्ट करेगा, यहाँ से आप मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट जो आपको पूछा ये चीज़ आप कर पाते हैं, एंड वो डिफरेंस में आता है आपके पास ऐसे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी आप इनसफिशिएंट डेटा के टर्म में भी बता सकते हो कि हाँ यहाँ पर और डिटेल में मेंशन करना चाहिए था कि अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड आपका बहुत ही माइन्यूट और स्मॉल है मैग्नीट्यूड वाइज, तब जाके आपका n1 माइनस n2 वाला कंसिडरेशन सही होता। ऐसे कुछ मेंशन नहीं किया है तो आपके पास ए वाला कंसिडरेशन सही होगा, जो रेशियो ऑफ, इसमें बोला रेशियो ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द टू स्टेट, ये नथिंग बट रेशियो में ही प्रेजेंट है, देखो रेशियो में ही प्रेजेंट लिया हमने, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपके पास अप्रोप्रिएट होता ऑप्शन डी के रिगार्डिंग, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे अच्छे से लिख कर देना कि यहाँ पर आपके पास जो डेटा था इनसफिशिएंट था, दैट्स वाई हम इस क्वेश्चन को ऐसे ऑप्शन ए को डायरेक्ट नहीं बोल सकते। मैग्नेटिक फील्ड की एम्पलीट्यूड अगर बहुत ही छोटा बोल देता तो हम अप्रॉक्सीमेशन से, सीरीज एक्सपेंशन ऑफ साइन से हम इसको एक्सक्लूड कर सकते थे, एंड फर्स्ट जो आपके पास वैल्यू है यहाँ से हम मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट कर सकते हो आप मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चन इसके एंड से था आपके पास सॉलिड स्टेट फिजिक्स एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स को मिला के, एंड न्यूक्लियर फिजिक्स का सारे क्वेश्चन ऑलरेडी सही था, उसमें कोई करेक्शन की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चन है, एंड बाकी जो AMT, MMP एंड क्वांटम का क्वेश्चन डिस्कस हुआ है, क्लासिकल का क्वेश्चन डिस्कस हुआ है, वो भी आप लोग अच्छे से कॉपी में लिख के रखो, एंड चैलेंज करने की जो यूजुअल प्रोसेस है आप चैलेंज कर लेना, ठीक है। बट मेक श्योर कि जब आप लिख रहे हो क्वेश्चन को तो थोड़ा एक्स्ट्रा डिटेल उसमें ऐड करके लिखो। क्वेश्चन की डिटेल सॉल्यूशन ऑलरेडी आपके पास यूट्यूब में प्रेजेंट है, यहाँ पर हमने बहुत ही जल्दी में एक्सप्लेन किया। अगर आपको डिटेल सॉल्यूशन चाहिए तो यूट्यूब पे जाकर दोबारा से उसको आप अच्छे से देखना, एंड प्रॉपर अच्छे से चीज़ को लिखना। लिखने के बाद आप उसको एज ए ड्राफ्ट कैसे भी सेंड करना होता है, जो ऑफिशियल प्रोसेस है उस प्रोसेस के गो थ्रू करो, एंड अच्छे से आप चैलेंज करो क्वेश्चंस को, ठीक है।